Namaste students, I am JBN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we discuss the topic e-commerce and security, which comes under the course of e-commerce and ERP. So earlier we have already discussed about some of the main topics which comes under session e-commerce and security of e-commerce security. Now we'll discuss about the further node on this topic. So which means we are going to discuss about the threats which come in e-commerce. So threats का मतलब खतरा. तो मतलब ई-कॉमर्स हमें करते ई-कॉमर्स से रिलेटेड चीजें करते टाइम पे हमें कुछ किन चीजों से हमें खतरा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आ सकती है, किस तरह के थ्रेट्स है जो मौजूद हैं, जिस जिस तरीके से हम लोगों को दिक्कत आ सकती है. सो ई कॉमर्स का मतलब क्या है? एक ऐसी सिंपल वही एक्टिविटी जिसमें आप क्या है चीज़ों को सेल करते हो, चीज़ों को बाय करते हो इंटरनेट पे. ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो भी सारा ट्रांजेक्शन आप करते हो वो क्या है, ई कॉमर्स के अंदर आप सारा का सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हो. सो So e-commerce can be drawn on the many of the technologies such as mobile commerce, internet banking. So कैसे कैसे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप कर सकते हो लाइक मोबाइल कॉमर्स कर सकते हो या इंटरनेट मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो. और उसके सिवा और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसके अंदर यूज होती है, इसके अंदर काम में लिख सकते हो आप. सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है और ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम. तो ये सारी चीजें इसमें होती है, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हो. ठीक है, अब उसके सिवा लेकिन ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, जब बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है, ऐसी सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, ऐसी स्टीलिंग है जो ई कॉमर्स करते टाइम पे आपके साथ हो जाती है. ठीक है, इसमें जैसे क्या है, कुछ ई कॉमर्स थ्रेड्स हैं, जैसे कुछ एक्सीडेंट है, कुछ एक्सीडेंटली हो जाते हैं, कुछ जानबूझ के किए जाते हैं या फिर कुछ ह्यूमन एरर्स के थ्रू हो जाते हैं. तो इसके अब हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से आपके सिस्टम के अंदर थ्रेट हैं आपके. तो पहला है, जैसे इसमें थ्रेट है हम लोगों के पास में जो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से. अब हमें पता है सारा का सारा काम हम घर बैठे बैठे कर रहे हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, हम घर बैठे बैठे कोई चीज़ को ऑर्डर कर रहे हैं. तो ऑर्डर करते टाइम उसके सिवा हम लोग क्या करते हैं, घर बैठे बैठे पेमेंट भी कर देते हैं. आप ऑफलाइन डिलीवरी चूज करते हो बात अलग है, बट बहुत सारी ऐसी साइट्स है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, आपको क्या है ऑनलाइन वो काम करने के लिए आपको सारा का सारा पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना पड़ता है. तो उस चीज के लिए क्या है, उस चीज में कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते टाइम पे कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. वैसे तो हम लोगों का टाइम बचाती है, हम लोगों का पेपर वर्क एक्सेट्रा ये चीजें बचाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस चीज में भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते टाइम पे भी हम लोगों के पास फ्रॉड हो जाता है. ठीक है, सो वो जो पेपरलेस मनी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो उसके अंदर भी क्या है, फ्रॉड हो सकता है. तो किस किस तरह के फ्रॉड है, किस किस तरह के रिस्क जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, तो उनमें से पहले हम लोगों के पास रिस्क द रिस्क ऑफ फ्रॉड. मतलब रिस्क ऑफ फ्रॉड के अंदर जैसे हम कहते हैं ना, फ्रॉड कर लिया, मतलब काम कोई और कर रहा था लेकिन लेकिन उसकी जगह काम कोई और कर रहा है. और फ्रॉड का मतलब बेसिकली पेमेंट करते टाइम पे कोई और कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर या फिर वहां पे आप क्या करते हो, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी चुरा के उसकी जगह दूसरा बंदा वो काम कर रहा है. ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है, ऑथराइजेशन इशू आ जाता है. ठीक है ना, जैसे और ये सब किसकी मदद से किया जा सकता है, जैसे आप लोगों ने किसी का पासवर्ड चुरा लिया, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन चुरा लिया, तो ये सारी चीजें फ्रॉड के अंदर आती है. नेक्स्ट हम लोगों का रिस्क ऑफ टैक्स इवेजन. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप कोई भी जब सामान देते हो, खरीदते हो, जो रिसिप्ट वगैरह आप यूज करते हो, मतलब एक पेपर जब भी कभी आप नॉर्मल जब ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर क्या है, आपके पास सारा का सारा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मेंटेन रहते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ इतना इतना ट्रांजेक्शन किया है. लेकिन जब आप कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम क्या करते हैं, तो द प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज दैट दे डोंट प्रोवाइड क्लीनली टू द पैराडिगम. ठीक है, तो मतलब ये सारा का सारा जो काम आप पहले आप करते थे कि बिजनेस डिक्लेयर करना, उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे इस चीज को डिक्लेयर करना और पेपर वर्क मेंटेन करना, ताकि जो टैक्स कंप्लायंस है ना उस चीज को आप वेरीफाई कर सको. लेकिन ये जो पैराडिगम है, कभी कभी क्या होती है, इनलाइन ऑनलाइन जब आप सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पेमेंट आप यूज करते हो, तो इस चीज में इन डिफरेंट चीजों के अंदर क्या है, एक क्लियरली पैराडिगम मौजूद नहीं होती. तो इसकी मदद से क्या है, आप है ना जो टेस्ट
टैक्स का जो कलेक्शन होता है लोगों के लिए, इंटरनेट रेवेन्यू सर्विस के लिए जो टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा दिक्कत भरा हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली टैक्स एक का इवेजन कर सकते हो, टैक्स की चोरी वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या एक थ्रेट है जो ई कॉमर्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। एक है आपका रिस्क ऑफ पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, द पेमेंट्स आर हैंडल्ड एंड ऑटोमेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, not by humans, so therefore prone of errors uh, when handles large amount of payment on a frequently basis with more than one recipient involved. So this essentially is a continually check our play slip after every period, and in order to the ensure everything makes sense. If it is a failure, do this may result in a conflict and the payment caused by the technical glitches and anomalies. मतलब इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी आप सिस्टम जो भी आपका मैनेज कर रहे हो, मान लीजिए बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह सेम टाइप का कुछ आपका पेमेंट हो रहा है, तो कई बार क्या होता है सिस्टम जनरेटेड भी क्या है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर उसको भी ऑटोमेटिकली हैंडल करते टाइम पे भी जो ई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसमें भी क्या है, कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, और वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है जो बाद में आप क्या रिमूव नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसकी मदद से भी क्या होता है, फेलियर आ जाता है हम लोगों का। और तो क्या है, इसकी मदद से कई बार क्या फेलियर का रिस्क भी हो जाता है हम लोगों के पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो सिस्टम एरर आ गई, नेट की स्पीड चलेगी, तो ऐसे टाइम पे क्या हमारा पेमेंट ऊपर नीचे अटक जाता है। तो ये भी क्या है, एक थ्रेट है। अब ई कैश से मतलब क्या है, तो मतलब आप क्या है, ई कैश वही जो भी आप कैश दे रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हो, पेपर यूज नहीं है हुआ है इसके अंदर, तो वो क्या है पेपरलेस ई कैश हो गया। ठीक है, तो ई कैश क्या है, पेपरलेस, जो कैशिंग आप कर रहे हो पेपरलेस हो रही है, तो उसी को आप लोगों ने ई कैश बोला। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये भी एक फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है जो मोस्टली हम लोग यूज लेते हैं। ठीक है, सो eCash is free to use while the seller have to pay fee online। तो जब आप ई कैश जैसा कुछ आप करते हो, तो यहाँ पे क्या है, जो सेलर होता है वो तो सिंपल जो जो सिंपल तो इसके अंदर क्या है, जो बायर होता है वो तो आपको सिंपल क्या है, ई कैश में आपको पेमेंट वगैरह कर देता है, लेकिन जो सेलर होता है उसको उस चीज के लिए पेमेंट का कुछ हिस्सा जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे तो ई कैश फंड्स can either be stored on a card itself or in an account which is associated with the card। ठीक है, so most of the common example of the e-cash transit card are पेपल, गूगल पे एंड पेटीएम एक्सेट्रा। तो ई कैश के यहाँ पे ये सिस्टम यूज करते हैं, उसके लिए क्या है, जो सेलर्स होता है उसको क्या है पेमेंट एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है। अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो ई कैश के कुछ कंपोनेंट लाइक इशूअर्स, कस्टमर्स, मर्चेंट और ट्रेडर्स एंड रेगुलेटर्स। सो ई इशूअर्स मतलब दे कैन बी बैंक और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो आपको उस चीज के लिए इशू करते हैं। कस्टमर दे आर द यूजर हु स्पेंड द ई कैश, वो यूजर जो उसको काम में ले रहे हैं। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स दे आर द वेंडर्स हु रिसीव द ई कैश, वो वेंडर्स वो लोग जो उस ई कैश के थ्रू सामान रिसीव कर रहे हैं। ठीक है ना, या वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो एक होता है हम लोगों के पास रेगुलेटर, दे आर रिलेटेड टू ऑथराइज अथॉरिटीज और स्टेट टैक्स एजेंसीज। तो ये क्या है, वो लोग जो इस चीज को मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, रूल्स वगैरह बनाते हैं, वो आपके क्या हो गए, रेगुलेटर्स हो गए। ठीक है ना, तो उसके सिवा क्या है, ई कैश करते टाइम पे हमें किस तरह के थ्रेट आ सकते हैं। सो ये एक और एक हम लोगों के पास एक सब टॉपिक है। So e-cash we store the financial information on a computer electronic device on the internet which is valuable to the hackers. Some of the major threats related to the e-cash system are, तो बहुत सारे कई बार हम लोग क्या है, तो बहुत सारी ऐसी हमें चीजें हैं जो उसको क्या है हैकर्स हैक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह होते हैं। उसके सिवा कुछ ऐसे मेजर थ्रेट है जो ई कैश सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो उनमें से हम लोगों का लाइक पहला है बैकडोर अटैक। ठीक है, सेकंड है डिनायल ऑफ सर्विसेज, थर्ड है डायरेक्ट एसेस अटैक्स, और फिफ्थ है इवास ड्रॉपिंग। तो अब बैकडोर अटैक क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अटैक व्हिच गिव्स एन अटैकर टू ऑथराइज एसेस। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी मदद से क्या है, इस अटैक की मदद से जो अटैकर उसको एक ऑथराइज एसेस मिल जाता है उस सिस्टम को, और वो क्या करता है ना, बाईपास कर वो ऑथेंटिकेशन का, इसकी मदद से इस अटैकिंग की मदद से क्या है, वो जो बाय वो
ये जो आपका सेशन है ऑथेंटिकेशन का, तो ऑथेंटिकेशन के सेशन को क्या बाईपास कर देता है। तो जैसे बाईपास कर दिया, ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं पड़ी और वो क्या है अटैक कर देगा। सेकंड है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। कई बार ऐसा क्या होता है, अटैकर्स इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो किस चीज के लिए, दैट प्रिवेंट्स अ लेजिटिमेट या करेक्ट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये क्या है, ये अलाउ करते हैं यूजर को, ताकि आप क्या है वो कोई करेक्ट चीज को आप यूज नहीं कर पाओ। तो जैसे बार बार आप उस पेज उस चीज पे जाते हो तो वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक आपके पास आने लग जाता है। तो यूजर को ऐसा लगता है कि भाई हम उस चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे, जबकि वो क्या है एक्चुअली में हैक किया हुआ डेटा होता है जो आपको बार बार दिखाता है कि आप उस चीज को यूज नहीं कर पाते, है ना। ये उस सर्विसेज को क्या है डिनाइल कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग के पास डायरेक्ट एक्सेस अटैक। तो इस डायरेक्ट एक्सेस अटैक, इसके अंदर आपका क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, द डायरेक्ट एक्सेस अटैक्स इज एन अटैक विच in which an intruder gains the physical access to the computer and perform the unauthorized activities and installing various types of software and compromise the security. ये डायरेक्ट एक्सेस अटैक मतलब डायरेक्टली वो जो हैकिंग है हम लोगों के सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो चुकी है, और अनऑथराइज फिर वो क्या करते हैं, है ना। इंट्रूडर को क्या मतलब क्या करता है, वो हमारे फिजिकल एसेस ले लेता है उस कंप्यूटर से, और है ना कुछ अनऑथराइज एक्टिविटीज को परफॉर्म करने लग जाता है, जैसे कुछ भी अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर दिया, कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, जो हम लोगों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इवाज टॉपिक। तो दिस इज एन ऑथराइज वे ऑफ लिसनिंग टू द प्राइवेट कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। मतलब आपने ऐसा कुछ प्राइवेट कम्युनिकेशन हो रहा है नेटवर्क पे, उस चीज को आप लोगों ने क्या है ऑथराइज वे में आप उसको लिसन कर सकते हो, उसको सुन सकते हो, ठीक है ना। So it does not interface with the normal operation of the targeting system, so that sender and the recipients of the message are not aware that their conversation is tracking. तो इस ये सिस्टम उसके अंदर वो होता है जहाँ पे क्या है कि मतलब दो जने अगर आपस में बात करें तो सेंडर को और रिसीवर को पता भी नहीं होता कि उनकी कन्वर्सेशन को ट्रैक किया जा रहा है। तो ये चीज आ गई आपकी एवज टॉपिक में। नेक्स्ट हम लोग के पास और कौन से थ्रेट आ सकते हैं, कहाँ पे आप फ्रॉड हो सकता है, तो एक है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में फ्रॉड हो सकता है, और ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम के अंदर भी फ्रॉड हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड allows us to borrow the money from the recipient banks and to make purchase. The issue of a credit card has the condition that the card holder will pay back the borrowed money with an additional agreed upon charge. ठीक है ना। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, आप बैंक से लोन लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आप परचेज वगैरह करते हो, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि वो कंडीशन वहां पे जाके जहाँ पे आप क्या क्या है कार्ड होल्डर को मनी को वापस वो मनी जो उसने बोरो किया उस चीज को मनी को वापस देना पड़ता है। उसके साथ में कुछ एडिशनल कॉस्ट भी है जिसके ऊपर जो कस्टमर एग्री हुआ था वो भी क्या देना पड़ता है। एक है तो उस चीज से रिलेटेड भी क्या है, तो डेबिट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड व्हिच इज इशूड बाय द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट होल्डर हु हैज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एंड कैन बी यूज्ड इंस्टेड टू मेक कैश एंड मेक परचेज। तो डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द फंड इज अवेलेबल इन द अकाउंट। डेबिट कार्ड तभी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अलग था, डेबिट कार्ड अलग है। डेबिट कार्ड तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास अकाउंट में फंड हो, ठीक है ना। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्रेड एसोसिएटेड विद द डेबिट कार्ड आर, तो डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो मतलब डेबिट कार्ड से रिलेटेड आपके पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है, जो ऐसे कौन से फ्रॉड्स है जो आपके पास आ सकते हैं, तो उनमें से कुछ है। पहला है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप फ्रॉड हो सकता है कि आप उस कार्ड की क्लोनिंग वगैरह कर लेते हैं और वहां से सारा का सारा डाटा क्या है चुराया जा सकता है, ठीक है ना। जब जैसे आप एटीएम के अंदर कार्ड डालते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है, तो ये भी क्या है उससे फ्रॉड कर लिया जाता है। एक है स्किमिंग, ठीक है। Some of the important technique when the criminals opt getting hold of our information is, तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी मदद से क्या है हम लोगों के कार्ड की डिटेल्स जो है वो चुरा ली जाती है, ठीक है ना। तो उसमें से आपका जैसे पहला है स्किमिंग। स्किमिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अटैचिंग ए डाटा स्किमिंग डिवाइस इन द card reader of the ATM, and when the customer swipes his card in the ATM, the information is copied to magnetic strip to the device. तो इसके अंदर क्या है मतलब वही चीज जैसे आप लोगों ने कार्ड डाला तो उसके अंदर कुछ ऐसा रीडर कुछ ऐसा लगा होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप को क्या करता है कॉपी कर लेता है और उस चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को क्या है वो स्टोर कर लेता है। सेकंड है आपके पास अनवांटेड प्रेजेंस, ठीक है। इट इज द रूल दैट
नॉट मोर देन वन यूजर शुड बी प्रेजेंट इन एटीएम एट अ टाइम। तो एक से ज्यादा लोग एटीएम में एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकते, फिर भी कई बार एक से ज्यादा लोग आ जाते हैं और वो क्या है हैकिंग करना शुरू कर देते हैं, आसपास देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हमारे कार्ड की डिटेल चुपके से देख लेते हैं, और ये भी क्या है एक दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों के पास विशिंग एंड फिशिंग। तो इसके अंदर क्या है, ये कैसी एक्टिविटी है इन विच इंट्रूडर obtain the sensitive information of a user such as password, username, credit card and details and other malicious reasons etc। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इसकी मदद से क्या होता है, जो यूजर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डाटा है वो क्या है, वो क्या है, एक इंट्रूडर हो जो वो क्या है इंट्रूडर के पास में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो चोरी करने वाला है या जो उसका मिसयूज करने वाला है उसके पास हमारा डाटा सारा का सारा पहुंच जाता है। ये होता है आपके फिशिंग। और एक है आपके विशिंग। ये इट इज एन एक्टिविटी इन व्हिच इंट्रूडर ऑब्टेन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग मैसेजेस ऑन मोबाइल। तो इसके अंदर विशिंग के अंदर क्या होता है, जो यूजर क्या है सेंसिटिव यूजर क्या है एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट उसके पास है उस चीज को ऑप्ट कर लिया जा सकता है किसकी मदद से, एसएमएस की मदद से, एसेट्रा एसेट्रा पिन्स वगैरह अकाउंट डिटेल इन सब चीजों की मदद से किया जा सकता है। नेक्स्ट है लास्ट हम लोगों के पास ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कहीं से भी कभी भी किसी को भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों का also easy for the customer to hack the system into our system and steal your sensitive information। तो कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ करते हो ना, तो कस्टमर के लिए क्या होता है, जब तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूजर होता है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम पे उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी उसमें चुरा लिया जाता है, और है ना, और उसको कॉन्फिडेंशियल डाटा को चुरा लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कब होता है, जैसे आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो वो क्या है आपके की स्ट्रोक को, आपके डिप्रेशन जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज को पूरा का पूरा क्या है वो सब देख सकता है और मैनेज कर सकता है। ठीक है ना, तो जैसे आप लोगों ने कीबोर्ड पे आपने कोई डिप्रेशन किया, कुछ चीज डाली, तो उस डिप्रेशन को नोटिस करके वो आप ये देख लेता है कि कौन सा आपने पासवर्ड डाला है ना, और आपकी सारी डिटेल्स को क्या करता है हैक कर लेता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास पीओएस थेफ्ट। ये क्या है, ये इट इज कॉमनली डन इन द मर्चेंट स्टोर एट द टाइम ऑफ पीओएस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये मर्चेंट स्टोर के पास में उसको स्टोर के पास में उसी के आसपास की जा सकती है जब वो पीओएस ट्रांजेक्शन अपलोड हो रहा है। In this, a salesperson takes the customer card for processing payments and illegally copies the card and details for later use। इसके अंदर सिंपल सी क्या होता है, जो कस्टमर जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा होता है तो उससे रिलेटेड जो लोग वो कस्टमर होता है, जो और लोग होते हैं वो क्या है पेमेंट करने के बहाने वो इलीगल तरीके से क्या आपका मतलब धोखाधड़ी से आपका कार्ड ले लेते हैं, और उसके अंदर क्या है और उसे पेमेंट वगैरह कर देते हैं। ठीक है ना, और उस कार्ड के डिटेल्स को क्या है इलीगल तरीके से अपने पास कॉपी कर लेते हैं और उस कार्ड के डिटेल्स को बाद में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने के बारे में हमें वापस ई कॉमर्स सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, इसके अंदर कौन कौन से थ्रेट्स आते हैं उसके बारे में हमने जानकारी। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेस सेशन। इफ यू कैन कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, दिस सेशन इज कवर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University।